जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपको अच्छे से पता है कि आपके एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएगा और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन पोर्शन से पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उद्देशिका के बारे में बात किया था। ये हम लोगों ने समझ लिया था कि उद्देशिका क्या होती है, इसका मतलब क्या है, उद्देशिका में क्या लिखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका नेचर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग उद्देशिका से संबंधित जो भी प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको यहां पर किनारे में आई बटन दिखेगा, वहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या किस अध्याय में की गई है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में। ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। और ऑप्शन डी है संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आपके DSSB एग्ज़ाम में 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। तो जितने प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और उपासना के आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। और आप ये बात जान लीजिए, प्रस्तावना को यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा के साथ साथ संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग, उद्देशिका, संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा, साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, उद्देशिका को कहते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आइए समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा भारत, या ऑप्शन डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। आइए इसको समझ लेते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद किसने कहा था। ऑप्शन ए जी ऑस्टिन, ऑप्शन बी केसी हियर, ऑप्शन सी सर आइवर जेनिंग्स, या ऑप्शन डी डी बसु। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद कहा है। केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो सके और दोस्त हमसे जुड़ सकें। छठा प्रश्न कह रहा है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, या ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। जी हाँ, आपका ऑप्शन डी सही होगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वही किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब जो कुछ भी है वो भारत की जनता है, वही सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी संप्रभुता, ऑप्शन सी समानता, और ऑप्शन डी अखंडता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अखंडता। अखंडता शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। क्यों नहीं था, आइए समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मतलब 1975 में नहीं, 1976 में अखंडता शब्द को संविधान से जोड़ा गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। तो अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया था। 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिकता का, ऑप्शन बी संविष्टवाद का, ऑप्शन सी समाजवाद का, या ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है, यूनिवर्सल। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत
सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है और इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उसके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन ए, भारत में अनेक धर्म हैं। ऑप्शन बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। ऑप्शन ए, विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ऑप्शन डी, विश्वास की स्वतंत्रता। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। आइए समझते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। परंतु भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारत के संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। ऑप्शन ए, बेरुवारी विवाद। ऑप्शन बी, ए.के. गोपालन विवाद। ऑप्शन सी, प्रिवी पर्स विवाद। या ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया था और कब नहीं माना गया था। इसमें 2 प्रकार के विवाद थे। पहला था बेरुवारी विवाद जो 1960 में हुआ था और दूसरा था केशवानंद भारती विवाद जो 1973 में हुआ था। बेरुवारी विवाद के अनुसार उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, जबकि केशवानंद भारती विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ही प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान का अंग बताया। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। आइए इसको समझते हैं। वर्ष 1960 में बेरुवारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो 1995 में हुआ था, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान भारत का अंग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि संविधान की प्रस्तावना को किस विवाद के द्वारा संविधान का अंग माना गया। केशवानंद भारती विवाद के द्वारा संविधान का अंग माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ऑप्शन बी, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। ऑप्शन सी, भारत में लोकतांत्रिक समाज है तथा भारत एक कल्याणकारी राज्य है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए, बी, सी जो तीनों बातें, तीनों कथन कही गई हैं वो सभी के सभी सही हैं। आइए समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।